और सीधे आपको बिहार के सीतामढ़ी लिए चलते हैं, जहां पर बीजेपी सदर अमित शाह इस वक्त खिताब कर रहे हैं। गया दक्कन में गया, जहां पर भी गया मैंने एक ही नारा सुना है, मोदी 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 मोदी। देश भर में ये मोदी मोदी के नारे सुनाई पड़ते हैं। देश के हर कोने में ये मोदी मोदी के नारे सुनाई पड़ते हैं। ये मोदी मोदी के नारे जो देश की जनता हर कोने में लगा रही है, ये अकारण नहीं लगा रही। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल में ऐसा शासन किया जिसकी देश 70 साल से राह देख रहा था। देश राह देख रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति आए जो अपने लिए न जीता हो, देश के करोड़ों गरीबों के लिए जीता हो, ऐसा व्यक्ति आए और प्रधानमंत्री जी आए। मित्रों, सुशील जी ने कहा अथक परिश्रम करने वाले प्रधानमंत्री है। मैं 20 साल से लगातार उनको देख रहा हूं। गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से लेकर आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली है, एक भी छुट्टी नहीं। और मित्रों, दूसरी ओर गठबंधन के नेता है राहुल बाबा, 2-3 महीने में छुट्टी लेकर चले जाते हैं और चले ऐसे जाते हैं, मां भी ढूंढते हुए रह जाती है, बिटवा कहां चला गया मिलता नहीं है। एक दिन में 18 घंटा परिश्रम करने वाला नेता देश ने बहुत समय के बाद देखा है। जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, उसके लिए समर्पित करने वाला ये नेता है। एक कठोर फैसले लेने वाला नेता है और ये संवेदनशील भी नेता है। मित्रों, ऐसा संवेदनशील नेता मैंने नहीं देखा। इनके मन में गरीबों के प्रति संवेदना, और तभी तो जाकर एक के बाद एक ये योजनाएं निकलती है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 70 साल तक देश में अलग अलग प्रधानमंत्री आए, मगर कभी भी संपूर्ण गरीबी के उन्मूलन की दिशा में काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, एक 5 साल के अंदर ही देश की 7 करोड़ गरीब माताओं की झोंपड़ी में गैस का सिलेंडर भेजने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाकर गरीब माताओं को, बेटियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार ये नरेंद्र मोदी ने दिया है। 2.5 करोड़ गरीबों को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और 2 करोड़ 35 लाख लोगों को घर में 70 साल के बाद बिजली और उजाला पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, सबसे बड़ा काम किया है, देश के 50 करोड़ लोगों को, गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के तहत हर बड़े रोग के अंदर 5 लाख तक का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी सरकार ने। एक जमाना था जब ये लालू राबड़ी का शासन था, एक जमाना था जब ये राहुल बाबा के परिवार का शासन चलता था। गरीब को कैंसर हो जाए, 2 दिन बेटा टेस्ट कराता था, बाद में बाप ही कह देता था, बेटा घर को ले जा, मैं तो मरूंगा ही, मेरे पीछे जो ऋण हो जाएगा तेरा परिवार भी भूखों मर जाएगा। और आंख में आंसू के साथ बेटे अपने मरते बाप को घर पे ले आता था। मां अपने बच्चे का इलाज नहीं करा। मित्रों, आज आयुष्मान भारत योजना के तहत आज सुबह तक 24 लाख लोगों का ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 24 लाख गरीबों का
फैशन समाप्त कर। तो बीजेपी सदर अमित शाह बिहार के सीतामढ़ी में इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर अमित शाह के निशाने पर आरजेडी, कांग्रेस और अजीम इत्तेहाद पर खासतौर से उन्होंने निशाना साधा और इस मौके पर उन्होंने अपनी सरकार की हुसूलियाबियों का जिक्र भी किया। उधर कल होने वाले इंतखाबात के लिए ट्रेनिंग के बाद धीरे धीरे पोलिंग पार्टियां अपने सेंटर पर रवाना हो चुकी हैं। कल 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथे मरहले के लिए होने वाली इंतखाबी जंग में 943 उम्मीदवार मैदान में हैं। सियासी पार्टियां आज डोर टू डोर अवाम से वोट की अपील कर सकती हैं। कल होने वाले इंतखाबात के लिए पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बिल्कुल सर, हम लोगों को डर नहीं है और फिर हम लोग अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी हैं और फिर भय मुक्त हम लोगों का ऐसा विश्वास है और फिर उद्देश्य है कि भय मुक्त हम लोग निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराएंगे। बिल्कुल भी नहीं, पहले भी करवा चुके हैं। इसके पहले भी पंचायत में हुआ था तो पंचायत वाला चुनाव 2 करवाए थे और अब तो जहां तक समझते हैं कि पलामू लगभग नक्सल प्रभावित इलाका नहीं रहा। लोगों का सिर्फ मानना ही है कि है, लेकिन अब वैसी कोई बात नहीं है। इसलिए पूर्ण विश्वास है कि जहां भी जाएंगे अच्छे से चुनाव करके शांतिपूर्ण ढंग से लौटेंगे। थोड़ा सा तो 1% तो डर होता ही है, तो कोई भी काम करने पर तो हल्का सा तो महसूस होता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि हाँ मतलब बोझ नहीं लगता है। लगता है कि इसको एक तरफ इंतजामिया वोटरों के बीच बेदारी मुहिम से मुतालिक बड़े बड़े दावे करती रही, लेकिन वोटरों की जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। कानपुर में ऐसे लोग जिनके पास सारे आईडी प्रूफ हैं, इसके बावजूद वोट नहीं डाल सकते। खासकर मुसलमानों की बड़ी तादाद इस मर्तबा वोट नहीं डाल सकेंगे। मुसलमानों ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर का कई मर्तबा चक्कर काटा, बीएलओ से भी मुलाकात की, लेकिन इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। मुसलमानों ने जिला इंतजामिया पर अदम तवज्जोही के इल्जामात लगाए हैं और ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सवारी आई है कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर पूरी घरों के वोटर नहीं आ रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्या कितना प्रयास कर रहे हैं आप लोग उसके बाद? क्यों कचहरी के चक्कर लगाए, ये मोहम्मद असलम है और मोहम्मद अकरम है, इनकी पत्नियों के नहीं आए अभी तक, एक भी वोट नहीं आया। और ये पता करने कचहरी गए तो वो भेजते हैं बीएलओ से मिलो, बीएलओ का पता नहीं आता, पता नहीं है कि कहाँ ढूंढते फिरें, परेशान होते फिर रहे हैं और कहीं पर भी नहीं है। मेरा वोट आया नहीं, पिछली बार भी नहीं आया था वोट। विधानसभा में नहीं आया जी। अच्छा, कहाँ गए थे आप प्रयास के लिए? कचहरी गए थे जी। और बीएलओ के पास गए थे जी। कहाँ गए थे? कचहरी गए थे, बीएलओ के पास भी गए थे, क्या कहा उन्होंने? वो मिला ही नहीं थे। हमने वोट डाला तो विधानसभा में भी गए, उसमें भी वोट मेरा नहीं आया, न लोकसभा में भी आया। और मैं 10 साल से इस मकान में यहाँ रह रहा हूँ, मेरा अभी तक कोई वोट नहीं आया। 3 चुनाव हो चुके हैं। किसी अधिकारी के पास जाते तो? अधिकारी कचहरी गए, कहने लगा आप जाइए, फॉर्म भर दिया गया, आ जाएगा आपका। मतदाता कार्ड बनवाने में 2007 से 2017 के इलेक्शन से बार बार ट्राई कर रहे हैं। हमारे यहाँ की बीएलओ है मनोरमा जी, उनको दिया फॉर्म, उन्होंने कहीं उसको मिस्टेक करके गायब कर दिया। फिर दूसरे बीएलओ किशन लाल, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। अभी 10 नवंबर 2011 को फिर उनको जब हमने फॉर्म दिया, उन्होंने एसीएम के यहाँ फॉर्म को जमा भी करा दिया। उसकी रिसीविंग भी हमारे पास, इस मोबाइल में फ़ोटो है। और एसीएम के यहाँ बराबर जा रहे हैं और कहते हो जाएगा 2 तारीख को लिस्ट पब्लिश होगी। उसके बाद पहुँचे तो कह रहे अब कुछ नहीं हो सकता। यह कम से कम 2-3 साल से नहीं आ रहेगा, आ ही नहीं रहा 2-3 साल से। और वहाँ जाते हैं, लिस्ट में भी देखा और वहाँ पता करा तो कह लगे लिस्ट में है नहीं। मकान नंबर बताया अपना 81/158, उसमें नहीं आया। अब की बार भी गए, इसमें जो वाले हुए उसमें भी गए, वहाँ पता करा उसमें भी नहीं आया। फिर अभी हमारी जेठानी का आया तो हमने कहा हम लोग की पर्ची आई, ना हमारे हस्बैंड की आई, ना हमारी सानू की नहीं आई, ना हमारी आई। हमारी भाभी का और घर में इनका बहुत से लड़कों के नाम नहीं आए। साहब अब्दुल्ला किसी का नहीं आया। कहीं आएंगे लेकिन अब आया ही नहीं ना। कल वोट आएंगे, क्या आएगा अब? और चलिए सियासत से जुड़ी उस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां कांग्रेस ने शकील अहमद को पार्टी से निकाल दिया है। मधुबनी से आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ने का शाखसाना है। कांग्रेस लीडर प्रेमचंद्र मिश्रा का बयान आया है कि अब कांग्रेस ने शकील अहमद को पार्टी से निकाल दिया है। आपको बताते चले कि मधुबनी से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं शकील अहमद। इस पर और बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। हमारे नुमाइंदे महफूज आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महफूज, इस वक्त बड़ी खबर आ रही कि शकील अहमद साहब को कांग्रेस पार्टी की रुकनियत से हटा दिया गया है, कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया है।
जी अबू हुरैरा, अभी ये खबर आई है कि कांग्रेस पार्टी ने शकील अहमद को पार्टी से निकाल दिया है और ये काफ़ी पहले से ये बात सामने आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी से चूंकि उन्होंने तमाम ओहदों से इस्तीफा उन्होंने दिया, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया था और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मधुबनी से वो इंतखाब लड़ रहे हैं, अपना नॉमिनेशन किया, जबकि जिस अलायंस में कांग्रेस पार्टी है उस अलायंस का ऑलरेडी वहाँ पे उम्मीदवार बद्रीनाथ पूर्वे हैं जो वहाँ से इंतखाब लड़ रहे हैं। तो ये है कि आखिर महागठबंधन और अजीम इत्तेहाद में क्या हो रहा है। एक पार्टी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का जब गठबंधन है तो एक ही जगह से दो उम्मीदवार कैसे हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इस पर पूरी तरीके से खामोश थी। शकील अहमद ने कहा था कि हम कांग्रेस पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिए हैं, पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ा था। आज खुद शकील अहमद ने हम लोगों से बात करते हुए उन्होंने ये बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी के कारकुन उनके साथ हैं, उनके प्रोग्राम में तमाम जो बैनर और पोस्टर लगे थे वो पार्टी के ही थे, लेकिन पार्टी के ऊपर भी एक प्रेशर था, गठबंधन का प्रेशर, खास तौर से आरजेडी का प्रेशर और तमाम लीडरों का प्रेशर कि एक ही हलके में अजीम लीडर लड़ रहे हैं। वहां शकील अहमद कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम भी ले रहे हैं, हालांकि वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से वहां बिल्कुल। महफूज, यहाँ पर एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे, क्या ऑफिशियल बयान कुछ आया है, क्या मुसद्दका तस्दीक एक तरह से हो चुकी है कि उन्हें पार्टी से निकाला जा चुका है? देखिए, प्रेमचंद मिश्रा का जिसे निकाला खुद ही अपने आप में एक है, चूंकि प्रेमचंद मिश्रा बड़े लीडर हैं और एमएलसी हैं, जब वो कह रहे हैं तो इस बात को मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी ने शकील अहमद पे कार्रवाई की है और ये कार्रवाई करके इस बात को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अजीम इत्तेहाद में कोई मसला नहीं है। अजीम इत्तेहाद अपने उन लीडरों के हक में है, जहां जहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं उन लीडरों के हक में है और वहां इंतखाबी रैलियों में वो शामिल हो रहे हैं और उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, उनको जिताने की कोशिश कर रहे हैं। शकील अहमद पे ये कार्रवाई करके अजीम इत्तेहाद ने, मतलब कांग्रेस पार्टी ने अजीम इत्तेहाद के तमाम जो अलायंस पार्टनर हैं उनको दिखाने की ये कोशिश की है। तो एक तरह से कहा जाए कि ये कार्रवाई का असर जो है उन वोटरों के लिए, जिन वोटर्स में जो कन्फ्यूजन का आलम था मधुबनी में, खास तौर से आप देखेंगे कि वहां आरजेडी से भी इस्तीफा देकर अली अशरफ फातिमी ने नॉमिनेशन किया था, बाद में फातिमी साहब वहां से अपना नाम वापस लिए। तो मधुबनी चूंकि अकलियती हल्का भी है एक तरह से और एनडीए के उम्मीदवार वहां पे हैं मैदान में, अशोक यादव हुकुमदेव नारायण के बेटा है, काफी मजबूत लीडर हैं हुकुमदेव नारायण यादव और मधुबनी के कई बार यहां से नुमाइंदगी कर चुके हैं। बिल्कुल, यानी महफूज जिस तरह से कांग्रेस ने एक कदम उठाया उसने कहीं ना कहीं अजीम इत्तेहाद के जो खदशात थे उसे दूर करने की कोशिश की है। बिल्कुल, ये जो कन्फ्यूजन का आलम था और ये प्रेशर भी था कि मधुबनी में ऐसा क्यों हो रहा है और वो जो एक माहौल, जो हंगामी जो सूरत हाल थी दोनों पार्टियों के बीच में, इस मसले को शॉर्ट आउट करने के लिए, इस मसले को हल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये कदम उठाया है। हालांकि शकील अहमद कह रहे हैं कि अगर इस इंतखाब में उन्हें कामयाबी अगर मिलती है तो कहीं ना कहीं अजीम इत्तेहाद को ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पार्टी के साथ मसला है कि पार्टी कार्रवाई जाहिर है करेगी जब वो अलायंस में है और अलायंस का ऑलरेडी वहां पे उम्मीदवार मैदान में है। जी बिल्कुल महफूज, अब एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक तस्वीर मधुबनी की साफ नहीं थी। कांग्रेस लग रहा था कि शकील अहमद को सपोर्ट करे, लेकिन अब जब कांग्रेस ने अपना वर्जन साफ कर दिया है, ऐसे में क्या मधुबनी की जो सियासी तस्वीर है वो फिर से बदल गई? देखिए अबू हुरैरा, इसमें यह कहा जा सकता है कि शकील अहमद जिस हिसाब से मधुबनी में कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ कांग्रेस पार्टी के कारकुन हैं और आरजेडी के भी लोग हैं और दूसरी पार्टियों के भी लोग उनके साथ हैं जो कारकुन हैं, अब वो हमको नहीं लगता है कि वो वापस हो पाएंगे, चूंकि वो काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं और ये मैसेज देने में वो कामयाब हो गए हैं। लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने लीडर को एस्टेब्लिश करने के बाद में उनके ऊपर कार्रवाई करके अजीम इत्तेहाद को ये मैसेज दिया है जिसमें उसका दोनों काम हो गया है। यानी अजीम इत्तेहाद को ये बता दिया अपने अलायंस पार्टनर को कि उसने कार्रवाई भी की और नेता के ऊपर जो कि नेता को मौका दे दिया कि वो अपना काम कर सके। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, अब हुरैरा हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सारे लोग जो हैं मधुबनी पार्लियामानी हल्के के वोटर हैं जी, और काफ़ी जागरूक वोटर हैं। ये कन्फ्यूजन के आलम है। हम लोग केवटी असेंबली हल्के में हैं। आपको बताएं कि केवटी और जाले
दरभंगा जिले का असेंबली हलका है, लेकिन मधुबनी के लोकसभा हलके में ये पूरा हलका पड़ता है। यानी लोकसभा हलके का जो 6 असेंबली सेगमेंट है उसमें केवटी और जाले भी है, और ये केवटी के लोग हैं। अब बताइए जो अभी करंट सिनेरियो हुआ है, इस पर क्या कहना है आप लोगों का? देखिए, यहाँ मधुबनी जो है इस बार कई महीनों से एक तरह से चुनावी रण क्षेत्र बना हुआ है, और यहाँ के जो मतदाता हैं वो पशुपेश में हैं, और वो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि हम अपना वोट किधर दें। एक तरफ अली अशरफ फातमी ने नॉमिनेशन किया, उससे पहले डॉक्टर शकील अहमद ने कर दिया था। वहाँ भी जो खासकर अल्पसंख्यक वोटर थे वो भी काफ़ी पशुपेश में थे, लेकिन फातमी साहब के नाम वापसी के बाद शकील अहमद की तरफ जरूर रुझान हुआ था। लेकिन जहाँ अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं, और एक तरफ जो मरकजी हुकूमत में लोग देखना चाह रहे हैं, जो फिरका परस्त ताकत है उसको हटाने की जो लड़ाई है वो एक बड़ा चैलेंज है, तो उस ओर भी अजीम इत्तेहाद की तरफ भी वोटर्स का मिजाज बना हुआ था। लेकिन अभी जो आप ही के चैनल के माध्यम से ये खबर आई कि शकील अहमद को पार्टी ने हटाया है, तो एक तरह से एक बड़ी दुविधा जो वोटर्स में थे, पशुपेश का मामला, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का होता दिखाई दे रहा है, और वोटर सब अपना रुझान बना पाएंगे कि वो किधर बेहतर करें। आप क्या कहेंगे? आपके हलके में काफी परेशानियां भी है। ये अभी जो मामला मधुबनी के साथ जो सियासी इतना रसाकसी जो चला है, एक तरह से कहें तो आप लोग भी कंफ्यूजन के आलम में हैं कि करें क्या। यानी एक तरफ जो है तमाम पार्टियों को आप लोग देख रहे हैं, आप सीधे सीधे बताइए कि क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, पार्टी कोई भी हो और उस पार्टी के नेता कोई भी हो, हमारे इस पार्लियामेंट हलके में आज तक न तो कोई नेता आके कभी किसी से कोई सवाल पूछते हैं कि आपके साथ क्या परेशानी है। जबकि देखा जाए तो हमारा गांव जो है ये पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का सबसे शुरुआती गांव है। उसके हिसाब से यहाँ पे आप शिक्षा का अगर स्तर देखेंगे तो बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पे ना तो कोई ढंग का स्कूल है, बिल्कुल ना तो स्कूल की कोई थिंग है जिसमें बच्चे सही से बैठ मसले हैं। आप आ जाइए जरा सा, आपसे भी जानना चाहे, आप लोग बुजुर्ग हैं यहाँ से, आइए आप बताएं, आप बताएं क्या कहेंगे? बिल्कुल महफूज, जिस तरह से लोगों का, यहाँ के वोटर्स का जो रद्द अमल, जो हमने बातें सुनी, ऐसे में लग रहा है कि वोटर्स कहीं ना कहीं कंफ्यूज जरूर हैं, और कांग्रेस को जो कदम पहले उठाना चाहिए था और जो कदम अब कांग्रेस ने उठाया, कहीं ना कहीं इसमें भी कांग्रेस ने एक तरह से देरी की है। और जो महागठबंधन या अजीम इत्तेहाद की अगर बात करें तो उसमें और कांग्रेस में एक कंफ्यूजन जरूर बना हुआ है। कांग्रेस ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने किसानों के हवाले से बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कहावत है कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते। जिस दिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था, उसी दिन किसान का उचित मुआवजा कानून, लैंड एक्विजिशन एक्ट को षड्यंत्रकारी तरीके से खत्म करने का प्रयास किया था। 5 साल से लगातार, चाहे वो किसान आत्महत्याओं की बात हो, चाहे वो लागत पर 50% मुनाफा देना तो दूर, न्यूनतम समर्थन मूल्य तक न मिलने की बात हो, चाहे हर बार देश की राजधानी से लेकर भाजपा शासित प्रांतों में किसान को लाठियों से पीटने की बात हो, हर बार किसान को दुत्कारा गया। और अब 5 सालों बाद कुछ मुख्य बिंदुओं और कुछ बातों पर ध्यान आकर्षित करने का समय आ गया है, क्योंकि किसान का शोषण और पूंजीपतियों का पोषण, ये मोदी जी का नारा बन गया है और भाजपा का। हम इसके कुछ पहलू आपके बीच में लेकर आए। सबसे पहला तो खेती की विकास दर। मैं स्वयं एक किसान हूं, इसलिए कह सकता हूं, भाजपा की नीयत में खोट और खेती की विकास दर को पहुंचाई चोट। ये मैं नहीं कह रहा, जो लोकसभा में मोदी सरकार ने आंकड़े पेश किए, उनके मुताबिक 2009 से 2014 कांग्रेस की यूपीए सरकार में खेती की विकास दर 4.25% थी, और
खुद उन्होंने माना कि 2014 से 2018 तक खेती की विकास दर घटकर 2.5% हो गई और कहते हैं कि 2022 तक किसान की आय दुगनी करेंगे। अगर इनके खुद के आंकड़े मान लें तो लगभग 20 साल और लगेंगे किसान की आय दुगनी होने में। तो सबसे बड़ा जुमला उनके खुद के आंकड़ों पर यही है। दूसरी बात, नहीं मिले फसलों के दाम और अब नहीं चलेगा झूठ और जुमलों से काम। मोदी जी ने वादा किया जब वो सत्ता में आए 2014 में कि किसान को लागत पर 50% मुनाफा देंगे, पर सच्चाई ये है कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी आज तक नहीं मिला। अब सबसे जो ताजा सरकार का एडमिशन है भाजपा सरकार का, उन्होंने ये स्वीकारा कि समर्थन मूल्य से कम कीमत पर किसान की फसल बाजार में मिल रही है। तो बिहार के पार्लिमानी हलका मधुबनी की लगातार हम बात कर रहे हैं, जहां सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। बतौर आजाद उम्मीदवार शकील अहमद मैदान में हैं, तो वहीं अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार के तौर पर बद्रीनाथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। मधुबनी हलके में शकील अहमद का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार से है। मधुबनी पार्लिमानी हलके में दरभंगा की 2 असेंबली सीटें जाले और केवटी भी शामिल हैं। जाले और केवटी में इलाके की तरक्की के लिए क्या कुछ हुआ है, क्या जाले और केवटी के अवाम किए गए इन कामों से मुतमईन है? केवटी में मौजूद हमारे नुमाइंदे महफूज आलम, और सीधे चलिए महफूज के पास ही चलते और महफूज से बात करते हैं। महफूज, मधुबनी की जो सियासी तस्वीर है वो अब और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। महफूज, लेकिन अवाम के अगर मुद्दों की हम बात करें, एक तरफ तो सियासत हो रही मधुबनी में उम्मीदवार को लेकर, लेकिन इस बीच में क्या जो अवाम के मुद्दे हैं वो कहीं दबकर रह गए हैं? जी अबू हरेरा, एक तरफ सियासत अपने शबाब पर है मधुबनी में, और दूसरी तरफ जो अवामी मुद्दे हैं, आपको हम बता दें कि ये केवटी और जाले का असेंबली हलका है जो दरभंगा जिले में है, लेकिन मधुबनी पार्लिमानी हलके का ये हिस्सा आता है। मधुबनी पार्लिमानी हलके की मुश्किल ये है कि दरभंगा चूंकि जिले में ये केवटी और जाले है, और केवटी और जाले के सिलसिले में जो भी एमपी यहाँ से बनते हैं, जो यहाँ से इंतखाब जीतते रहे हैं, कुछ किया नहीं है, काम नहीं हो पाता है, लोग मुश्किल में हैं। आप लोग केवटी के हैं, क्या कहेंगे, क्या मसले हैं आप लोगों के साथ में? क्या एमपी कुछ करते हैं यहाँ पे, जबकि ये दरभंगा में आता है और लोकसभा जो है मधुबनी हो जाता है आपका? देखिए, ये 2014 के बाद से ये केवटी और जाले खास करके ये पूरी तरह से जो यहाँ से सांसद मधुबनी में कटने की वजह से 2014 में से अब तक आज तक यहाँ के वोटर से जब आप मिलेंगे तो सांसद को इन लोगों ने देखा तक नहीं है। और जो सामाजिक समस्या है उसका कहीं किसी स्तर पर निदान नहीं हुआ। शिक्षा का मामला देखें आप, स्वास्थ्य का देखें, कहीं भी आपको पूरे केवटी और जाले में सही अस्पताल नहीं मिलेगा। मतलब यहीं से शुरू होता है मधुबनी पार्लिमानी हलका केवटी का, यहीं से शुरू होता है। क्या कहेंगे, मुश्किल क्या है लोगों की? किसानों के बड़े मसले हैं यहाँ पे। सबकी परेशानी ये है भाई कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ये है कि किसी के राशन कार्ड नहीं है, किसी का जो है जो विकास के नाम पे ये लोग बताते हैं, कोई विकास नहीं है। जगह जगह जाके आप खुद जाके देखिए, हर गली में अभी तक जो है पक्की सड़क नहीं बनी है। नाम कहते हैं विकास विकास विकास, कोई विकास एमपी को कभी देखा? महफूज, यानी आवाम के बहुत से मसले हैं, लेकिन इन मसलों पर सियासतदान कभी ध्यान नहीं देते। बहुत बहुत शुक्रिया महफूज आलम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीली बातचीत।